नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आप सबकी बात। मित्रों, आप सबके बात की शुरुआत एक सूचना से। सूचना ये कि अगर आप खबरें देखना चाहते हैं, अगर आप समाचार जानना चाहते हैं और भारतीय समाचार और भारतीय मुद्दों पर विश्लेषण देखना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया को फिल्टर करें। हालांकि सोशल मीडिया पर अनसोशल समाचारें बहुत ज्यादा प्रसारित होती हैं। एक इस कमी को अगर दूर कर लिया जाए तो सोशल मीडिया भारतीय समाचारों से दुनिया को अवगत कराता है। मेन मीडिया अब देखने योग्य नहीं रही। ये मैं दुखद सूचना आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से यूक्रेन रूस में युद्ध छिड़ा है तब से समाचार चैनल पर यूक्रेन रूस के अलावा और कोई समाचार नहीं है। सुबह आप टीवी चालू करें और शाम को सोते वक्त बंद करें, और अगर रात में बीच में नींद आपकी खुल जाए तब अगर आप खोल के समाचार देखें तो सिर्फ यूक्रेन और रूस का वार दिखाया रहा है। भारत के तमाम सो कॉल्ड प्रतिष्ठित समाचार रिपोर्टर उन सब के सब यूक्रेन गए हुए हैं या पीपीवी सिस्टम से अपने आप को यूक्रेन में बता रहे हैं। हालांकि आपको पीपीवी सिस्टम मालूम है, हरे पर्दे पर रिकॉर्ड होती है, पीछे एक अलग सीन चलता है, तो वो कई बार स्टूडियो में ही यूक्रेन बना देते हैं। खैर, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो स्टूडियो में यूक्रेन बनाते हैं या यूक्रेन में जाते ही यूक्रेन बनाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि समाचार वो सिर्फ यूक्रेन की दिखा रहे हैं। भारत में क्या हो रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हम जैसे लोग जिनके समाचार की रिसोर्स ही समाचार चैनल है, जो समाचार चैनलों के माध्यम से ही समाचार जानते हैं, समझते हैं, पता लगाते हैं और उस पर अपना विश्लेषण करते हैं कि वो इसमें क्या अपने मतलब की चीज है और क्या बेमतलब की चीज है। लेकिन जब से रूस यूक्रेन विवाद हुआ है, समाचार से समाचार गायब है और यूक्रेन रूस पर तो इतनी ज्यादा विश्लेषक और विश्लेषण आ रहा है कि हम जैसे साधारण वाले लोग उस पर क्या बोलेंगे। तो खैर, सोशल मीडिया से प्राप्त एक समाचार के अनुसार आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूं। मेरा आज का हेडलाइन है कि भारत में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के सत्ता में बने रहने के फायदे क्या हैं। एक तो सबसे बड़ी खूबसूरत और संतोषजनक खुशी का समाचार जानिए कि भारतीय रेल ने कवच सिस्टम का विधिवत ट्रायल शुरू हो गया है। कवच सिस्टम यह है कि आप सुने होंगे कि सेम पटरी पर आते वक्त रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जैसे एक पटरी पर या तो उधर से ट्रेन आ रही है, इधर से जा रही है, या कोई ट्रेन बीच में खड़ी हो गई और दूसरे वाले को सिग्नल हो गया, या कई बार होता है कि पटरी की एक दो बोगियां मतलब सेम पटरी पर छूट जाती हैं किसी कारणवश, कोई मिस्टेक बस, पूरी ट्रेन चल जाती है और गार्ड को पता चलता है कि ट्रेन की बग्गी निकल गई है। ऐसा मालगाड़ियों के साथ ज्यादा होता है और उस पर पीछे से आ रही ट्रेन का धक्का लगता है और एक्सीडेंट हो जाता है। नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व और हमारे तकनीशियनों और तकनीकी दक्षता वाले उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उस खोज में लगे हुए तमाम लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनके अथक प्रयास से और कड़ी परिश्रम से रेलवे अब कवच से सुसज्जित होने जा रहा है। आज उसका विधिवत ट्रायल स्वयं रेल मंत्री वाजपेयी जी ने किया है। वो स्वयं रेल में बैठे थे जब ड्राइवर रेल को चला रहा था और आगे एक लोको पायलट को खड़ा किया गया था ये जांचने के लिए कि रेल रुकती है कि नहीं, लेकिन रेल 120 की स्पीड में थी और स्वतः रुक गई। मतलब उस मशीन ने स्वतः इंजन को बंद कर दिया। जहां तक मुझे समझ है कि वो तकनीक में शायद हाई पावर का सेंसर लगाया गया होगा, जो सेंसर पटरी को पढ़ रही होगी और आगे सेंसर ये देख रही होगी कि भाई कोई अवरोध है, कोई चीज सेंसर से टकराया होगा और वो मशीन को इन्फॉर्म कर दी होगी और मशीन में ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम से अटैच हुआ होगा। मतलब जो, चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं तो थोड़ी बहुत ज्ञान तो विज्ञान की हमें भी है।
कि कोई चीज ऑटोमेटिक नहीं होता, उसको ऑटोमेटिक बनाया जाता है। और ऑटोमेटिक बनाने का प्रक्रिया क्या होता है? आपने देखा होगा कि एक मशीन जाते जाते फिक्स जगह पर रुक गई, उसमें लिमिट स्विच लगाते हैं। सिस्टम होता है कि मान लो जैसे वो लेथ मशीन होती है, 10 फुट की पाइप है, वो लेथ मशीन चलती जाती है और जहां तक उसको पहुंचना उसके बाद बंद हो जाती है। असल में क्या होता है कि जहां पहुंचना होता है वह लीवर में के पास लिमिट स्विच लगा दी जाती है। लिमिट स्विच मोटर से अटैच होता है, जैसे वो वहां पर जाकर उसमें टच करेगा, लिमिट स्विच ऑन हो जाएगा और वो मोटर को बंद कर देगा। उसी तरह से सेंसर गाइडेड होते हैं। आप लोग कई बार बड़े बड़े होटलों में गए होंगे, या अब तो ऑफिस में भी हो गया है, आप दरवाजे पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दरवाजा खुल जाता है। आप वॉश बेसिन के आगे हाथ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली पानी चलने लगता है। ये सब सेंसर गाइडेड से होता है। सेंसर आपके शरीर पर पड़ता है और सेंसर को लगता है कि हाँ भाई कोई आया, मतलब आंध होएगा, तो वो उसको करता है। वही चीज मतलब एक अनुमान मैं लगा रहा हूं कि शायद ऐसा चीज होगा, या हो सकता है कि वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन, हम जैसे लोगों के सोच के भी आगे की कोई तकनीक हासिल की गई हो। जो भी हो, इस बात के लिए उन तमाम शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, रेल मंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, एक तो फायदा यहीं से है कि भारत के इस वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आने से हर डिपार्टमेंट को स्वतंत्रता दी गई है। उनको फ्री ऑफ थॉट दिया गया है कि आप जो भी हो राष्ट्र के बेहतरी के लिए वो करें, हमारा खुला समर्थन आपके साथ है। नरेंद्र मोदी ने विशेषज्ञों को मंत्रालय दे रखा है और फ्री हैंड दे रखा है, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करते हैं। आपको 2-3 उदाहरण बता देता हूं। पहले क्या होता था कि डिसीजन पैरालिसिस का खतरा था कि सब कुछ हो गया, लेकिन उसको डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन लेने वाली या लेने वाला तो अभी है नहीं, विदेश दौरे पे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या करते, बेचारे फाइल रो करके बैठे हुए थे। कई बार डिसीजन लेने वाला या लेने वाली पॉलिटिकल बेनिफिट और पॉलिटिकल उसको देख रहा था कि भाई ये उचित रहेगा कि अनुचित रहेगा, ये मेरे हित में क्या होगा, अंत में क्या होगा, उस वजह से रुका रहता था। लेकिन अब इस तरह की कोई चीजें नहीं है, क्योंकि अगर आपने कुछ राष्ट्र हित में काम किया है तो उसका खुला समर्थन आपको है। अगर आप राष्ट्र हित में कुछ करना चाहते हैं तो उसकी खुली छूट आपको है। मित्रों, मेरा हेडिंग है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बने रहने के फायदे क्या हैं। मित्रों, जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि आज के तारीख में समाज में वैमनस्य नाम की चीज बहुत हद तक खत्म हो गई है। हालांकि अभी भी वैमनस्य बढ़ाने के लिए और वैमनस्य बनाए रखने की अलग अलग मोर्चों पर प्रयास किया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों को निकालने में भी राजनीतिक लोग अपनी अपनी कुटिल चाल और नीच राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। सोशल मीडिया से प्राप्त समाचार के अनुसार एक देश के लिए नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि राजनीति के लिए घातक राजनीतिक दल के परिवार की बेटी ने एक वीडियो बनाया और वो अपने आप को यूक्रेन में फंसा और सरकार के कोई मदद ना पहुंचने की ड्रामा रची। चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसी किसी भी लोगों को त्वरित मदद पहुंचाने का बीड़ा उठा रखा है और इसके लिए विशेषज्ञ लगे हैं, तो मददगारों ने उस मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया तो पता चला कि वो तो भारत में ही फंसी हुई है, वो तो बाहर गई ही नहीं, उसका मोबाइल बाहर गया ही नहीं। तब उन्होंने जांच एजेंसियों को दिया कि भाई ये तो कोई षड्यंत्र लग रहा है। पता चला कि वो किसी नेता की बेटी है और अपने बाप के कहने पर प्रोपेगेंडा फैला रही थी ताकि मोदी सरकार की बदनामी हो कि वो अपने लोगों को बचाने में नाकामयाब रही। ये फायदे हैं मित्रों। शुरू में ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि प्राइवेट में करने का फायदा देखिए, एयरलाइंस का 6 गुना दाम वसूला जा रहा है। बाद में एयरलाइंस कंपनियों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि नहीं, ऐसा झूठ है, किसी तरह के कोई दाम वसूली नहीं हो रही है, वगैरह वगैरह। मतलब ये सब चीजें हैं। मित्रों, आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने आप में क्या क्या बदलाव किया है अब जानिए। अब लोग जातीय संघर्ष से ज्यादा राष्ट्र को महत्व दे रहे हैं।
क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया बेनिफिट जातीय पूछ करके और जातीय आधार पर नहीं दिया जा रहा है। आज जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं वो हर गरीब को मिल रही है, हर इंटाइटल्ड आदमी को मिल रहा है, जो पात्रता है हासिल है उसको मिल रहा है, मतलब सही पात्र को सही चीजें मिल रही हैं। इसीलिए सब के सब लोग इस बात को एक मत से कह रहे हैं कि मोदी है तभी मुमकिन है। आज उत्तर प्रदेश जैसे बड़ा राज्य जो कि आधे भारत के बराबर है, उसके पूरे 5 साल के कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी कहीं से कोई दंगा फसाद, ना तो धार्मिक दंगा, ना जातीय दंगा, किसी तरह की कोई दंगा का कोई सूचना रिपोर्ट नहीं है। जबकि दंगा भड़काने वाले लोगों को भड़काने का बहुत ज्यादा प्रयास किया गया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उन तमाम माफियाओं की जमीन कब्जा कर लिए, संपत्ति कुर्क कर ली, उनके अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। बुलडोजर का इस्तेमाल इतना हुआ कि अब ये नहीं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का के सहयोगी योगी आदित्यनाथ का चुनाव मिशन कमल रहना ठीक था कि बुलडोजर रहना ठीक था। अब तो मैं देख करके मुझे हंसी आ गई कि अब योगी आदित्यनाथ के चुनावी सभाओं में बाहर बुलडोजर खड़ा किया जा रहा है और लोग उस बुलडोजर को देख करके इतरा रहे हैं कि यही वो हथियार है जिससे माफिया कंट्रोल में है। ये फायदे हैं, क्योंकि क्या आप एक कल्पना कर सकते थे कि अतीक अहमद कभी सलाखों के पीछे होगा और उसकी अकूत संपत्ति कब्जा कर ली जाएगी, मतलब सरकार उसको ऑक्युपाई कर लेगी? क्या आप ये उम्मीद कर रहे थे कि मुख्तार अंसारी घुटने पे आ जाएगा, मतलब वो व्हीलचेयर पर आ जाएगा, 6 फुट से ऊपर जवान, हाथ में बंदूक लेकर सुरक्षा कर्मियों के बीच में अवैध असलहा लहराने वाला आदमी खुद भीगी बिल्ली बन जाएगा? क्या ये आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज मुख्तार अंसारी का बेटा अब्दुल्ला अंसारी अपने मऊ वाले कार्यक्रम में खुलेआम कह रहा है कि मेरी सरकार बनेगी। मैंने अखिलेश यादव से बात किया है कि 6 महीने तक किसी भी अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि उनसे हिसाब होगा। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का हिसाब करने का तरीका क्या होता है और कैसा होता है आप सबको पता है। एक डीएसपी ने अवैध हथियार पकड़ लिया था तो उसका हंस ये हुआ कि वो उसको नाक रगड़वानी पड़ी और उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि अगर वो जीवट आदमी नहीं होता तो टूट जाते, लेकिन चूंकि वो अलग ही मिट्टी के बने हुए थे इसलिए टूटे नहीं। क्योंकि अगर अलग मिट्टी के वो नहीं होते तो इतनी बड़ी रिस्क ही नहीं लेते कि सरकार का संरक्षक प्राप्त माफिया डॉन के घर से अवैध असलहा पकड़ लेते। और तब जबकि मुख्यमंत्री स्वयं उसको बुला के कह रहे हैं कि ये भूल जाओ, इस पर एफआईआर मत करो। ये फायदे हैं मित्रों। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के देश में होने का फायदा यह है कि 150 साल से ज्यादा पुराने चले केस और 500 साल 400 साल का कलंक जो विध्वंस हुआ, उसके बाद भी कहीं कोई विरोध का एक सिंगल आवाज नहीं आया। किसी ने भी विरोध का एक स्वर नहीं बुलंद किया, स्वर नहीं उठाया। और बड़े खूब मजे की बात यह है कि मुसलमानों ने भी इसका स्वागत किया, खैर मकदम किया और कहा कि भाई ये एक बहुत जरूरी डेवलपमेंट है और हिंदुस्तान में अगर भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? आज भारत का मुसलमान उसमें श्रमदान दिया, चंदा दिया और अपना योगदान दिया। ये मोदी है तभी मुमकिन है, योगी है तभी मुमकिन है। तो मित्रों, मेरा आज का सादर अनुरोध आपसे था कि अगर आप चाहते हैं कि देश में अमन चैन भाईचारा बना रहे तो आप कमल के निशान वाले सामने बटन दबाएं और जो अंतिम चरण बच गया है उसमें सिर्फ कमल और सिर्फ कमल के सामने बटन दबा करके राष्ट्र को सुचारू रूप से चलने में मदद करें। 2 मिनट इस बात पर कि अगर मोदी योगी ना रहे तो क्या होगा। मित्रों, बड़ा साफ है, आज मोदी जी ना रहेंगे तो वो एसपीजी सुरक्षा में दिल्ली के सबसे महंगे मकान में रहेंगे। जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे। योगी जी जिस तरह से मायावती, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव, कल्याण सिंह जैसे लोग मुख्यमंत्री बनने के बाद, राजनाथ सिंह जैसे लोग टॉप सुरक्षा में दिल्ली के टॉप एरिया के मकान में रहते हैं, वो जीवन पर्यंत उसमें रहेंगे। और वैसे भी उनका अपना गोरखपुर का मठ इतना बड़ा है कि कोई मुख्यमंत्री आवास उतना बड़ा नहीं और भव्य नहीं है, वो उसमें बिताएंगे।
लेकिन आपके साथ क्या होगा कि आपके यहाँ आपके पूजा पर बैन लगा दिया जाएगा, जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल में लगाई है। वो कह रही है भाई दुर्गा पूजा रोक दीजिए, अभी नमाज का टाइम हो रहा है। माँ दुर्गा का मूर्ति विसर्जन रोक दीजिए क्योंकि अभी मुहर्रम का जुलूस जाने वाला है। आप राम नाम भी हम मत कहिए बंगाल में है, क्योंकि यहाँ से मुसलमानों को इस बात से पीड़ा पहुंचती है अगर कोई राम नाम का जाप करता है। वहां पर आप अगर बंगाल के सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ करके जेल में बंद कर देगी या बहुत पीटेगी। आपको होली दिवाली और अपने त्योहार मनाने की परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे मुसलमान आहत होता है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी। उत्तर प्रदेश में भी त्योहार का धार्मिकरण होता था कि अगर होली दिवाली आए तो बिजली आए ना आए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम त्योहार होता था तो सरकार का निर्देश था कि बिजली 1 मिनट के लिए जानी नहीं चाहिए, और बिजली डिपार्टमेंट के लोग परेशान होते थे कि बिजली लावे कहाँ से, बिजली यंत्र बंद है, बिजली का उत्पादन बंद है, बिजली की व्यवस्थाएं बंद है। सरकारी लोगों को ठेका देने और अपने लोगों को खुश करने के चक्कर में सारा व्यवस्था लेंझीन है, उसमें हम क्या करें। लेकिन फिर भी इंजीनियर अपना मेहनत करके उसको करते थे, इधर उधर का बिजली कटौती करके मुस्लिम इलाकों में बिजली सुचारू रूप से सप्लाई करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। मित्रों, योगी आदित्यनाथ और मोदी के ना होने से ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा कि आपको रोज सुनने में लगेगा कि आज मुख्यमंत्री पर इतने करोड़ का घोटाला, मुख्यमंत्री के भाई ने इतने ठेका में किया घोटाला, इतने अथॉरिटी का चपरासी भाई अरबों रुपया का संपत्ति कमाया। कम से कम योगी मोदी के आने से ये नहीं कोई कह सकता कि मोदी जी के भाई ने अरबों रुपया का घोटाला किया, जो कि चपरासी था। योगी आदित्यनाथ का भाई जो चपरासी था वो इतना रुपया किया। आज योगी आदित्यनाथ की बहन चाय की दुकान चलाती है और मोदी जी का भाई टायर का दुकान चलाता है। आज तक इनमें से किसी के परिवार के लोग चार्टर प्लेन में मतदान देने नहीं जाते हैं और ना ही दुनिया के महंगी गाड़ियों में चलते हैं। ये एक कम बदलाव है क्या? अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्र में इसी तरह का नेतृत्व है जो अपने लिए नहीं आपके लिए करें, तो मोदी योगी को ही समर्थन दें, क्योंकि मोदी है तो ही मुमकिन है, कमल है तो ही कल है। जय हिंद, वंदे मातरम।